नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। सुपर पावर, यह शब्द सुनना आजकल काफी आम हो गया है, क्योंकि आजादी से पहले ग्रेट ब्रिटेन तो आजादी के बाद से अमेरिका रूस को सुपर पावर के रूप में देखते, सुनते और समझते रहे। लेकिन बीते एक दशक में इस शब्द का इस्तेमाल भारत के संदर्भ में भी किया जाने लगा है। दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई सारे नियम कानून तोड़कर हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयर बेस पर खड़ा है। यह सब हकीकत में हो रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि कभी सांप सपेरों का देश कहे जाने वाले भारत ने खुद को सुपर पावर वाली रेस में शामिल कैसे किया? कब समय बदला और कब दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदला? कब हमारे साथ सुपर पावर शब्द जुड़ने लगा? इसके लिए सबसे पहले सुपर पावर होने का मतलब समझना होगा। सुपर पावर होना होता क्या है? एक देश के लिए सुपर पावर होने का मतलब होता है जमीन, आसमान और समुद्र पर सबसे शक्तिशाली प्रभुत्व होना। एक भी मोर्चे पर आप कमजोर पड़ते हैं तो सुपर पावर की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। और सुपर पावर बनने का सबसे पहली एलिजिबिलिटी और उसका क्राइटेरिया है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। जमीन पर भारत की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, यह दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज खुद बताती हैं आंकड़ों के जरिए। स्पेस में हम अब किसी से पीछे नहीं, यह भी सब जानते हैं। लेकिन समुद्र में हमारी स्थिति क्या है, यह समझना भी जरूरी है। समुद्र में होते सबसे बड़े क्रांतिकारी बदलावों को हमारे शहर में छपने वाले अखबार शायद इग्नोर कर जाते हैं, और शायद यही वो वजह है कि हम भारत में हो रही नीली क्रांति का खा गा भी नहीं जानते हो। यकीन करिए, यह आज के दौर की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी है, जिसकी स्टोरी टेलिंग हम आज करेंगे अपने खास शो इंडिया स्टोरी में। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। समुद्र और ट्रेड का सबसे पहले संबंध आप समझिए। सड़क के रास्ते ट्रेड में अगर ₹1.5 का खर्च आता है, तो वहीं रेल के रास्ते ट्रेड करने पर, व्यापार करने पर यह खर्चा ₹1 हो जाता है। लेकिन उसी ट्रेड को अगर समुद्र के रास्ते किया जाए तो यही खर्चा 20 से 30 पैसे का आता है। यह आंकड़ा मैंने प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण से कोट किया है। एक बार आपको वो सुनवा देती हूं। सामान को ले जाने में अगर सड़क के रास्ते ₹1.5 का खर्च होता है, तो उतना ही सामान ले जाने के लिए रेल के जरिए ₹1 लगता है। लेकिन वही सामान अगर हम जल मार्ग से ले जाएं, तो सिर्फ 20-25 पैसे में ले जा सकते हैं। यहां पर साफ होता है कि समुद्र ट्रेड के लिए कितना जरूरी है।
ट्रेड होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि यह समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समुद्र और अर्थव्यवस्था का संबंध सदियों पुराना है। ऋग्वेद में भी हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। इंडियन लिटरेचर, आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजी, हर जगह इसका उल्लेख है। लेकिन बीते एक दशक में बहुत हद तक ये तस्वीर बदली है। एक अदृश्य बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव को हमने भारत की नीली क्रांति का नाम दिया है, क्योंकि ये ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट साबित हो रहा है। इस स्ट्रॉन्ग सेगमेंट की टाइमलाइन को देखते हैं, मतलब कि बिगिनिंग यानी कि हम कहां पर खड़े थे और उसके बाद फिलहाल हम कहां हैं और अब हमें आगे कहां पर पहुंचना है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। यहां पर आपके दाएं हाथ पर दिख रही तस्वीर है एसएस लॉयल्टी की। ये भारत की पहली कार्गो शिप थी जो कि 1919 में शुरू हुई। और आपके बाएं हाथ पर दिख रही है गुजरात के मांडवी पोर्ट पर बन रही मेड इन इंडिया जायंट कार्गो शिप। इसकी क्षमता हजारों टन है। यह शिप भारत में ही बनेगी, भारत के लिए ही व्यापार करेगी। मतलब वाहन भी हमारा, सामान भी हमारा और इससे पैदा होने वाला पैसा भी हमारा। आज का भारत अगले 25 सालों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। भारत में मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है। समुद्र की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया का विजन लेकर आए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अनप्रैक्टिकल बात नहीं, बहुत क्लियर कट आइडिया है कि हमें डायरेक्ट कहां काम करना है। और इसके लिए आप ये 4 तस्वीरें देखिए। अपनी ब्लू इकोनॉमी को टॉप पर पहुंचाने और समुद्र में विश्व गुरु बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मेनली 4 चीजों पर काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हमारे बंदरगाहों का विकास करना, उन्हें मॉडर्न बनाना। दूसरी चीज पोर्ट कनेक्टिविटी, यानी कि हमारे बंदरगाहों को विश्व के दूसरे बंदरगाहों के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट करना। तीसरी चीज पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि शहरों में देखा जाता है, वैसा ही कुछ बंदरगाहों के जरिए भी करना होगा। चौथी चीज कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इसका एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है। जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं उनका विकास भी जरूरी है, उनके लिए भी काम करना होगा, जैसे कि मत्स्य पालन के लिए संपदा योजना। अब आपके लिए यह जान लेना भी महत्वपूर्ण है कि हम कहां थे, यानी कि हमारी बिगिनिंग, हमारी शुरुआत कहां थी और कहां की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा विजन, हमारा टारगेट क्या है। और इसको समझाने के लिए हम 2 मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दशक की टाइमलाइन के सहारे एक तरफ है और 2020 का डेटा कि तब हम समुद्र क्षमता में कहां थे, और दूसरा है 2030 का विजनरी डेटा कि हमें कहां पर पहुंचना होगा, यानी कि हमारा लक्ष्य क्या होगा। सबसे पहला मानक है वो मेजर पोर्ट्स जिनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी +300 MTPA हो। 2020 में ऐसे पोर्ट 0 थे, यानी कि 0। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम ऐसे 3 पोर्ट बनाकर तैयार करें। दूसरा मानक है सामान की ट्रांसशिपमेंट में भारतीय बंदरगाहों की हिस्सेदारी। 2020 में यह कुल 25% थी। 2030 तक इसे 75% से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा मानक है कि भारत में कितने टन एक कार्गो शिप का डेली आउटपुट है। 2020 में यह आउटपुट 6500 टन था, जिसे 2030 में यानी कि 2030 में 30,000 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा मानक है शिप बिल्डिंग में हमारी ग्लोबल रैंक क्या है। इसकी बात करें तो 2020 में हमारी रैंक
20 के आसपास हुआ करती थी और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 2030 तक हम टॉप 10 में पहुंचे। सालाना हम कितने क्रूज पैसेंजर्स को ले जाने की क्षमता रखते हैं? 2020 में यह संख्या थी 4,68,000 और 2030 तक इस संख्या को 15 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व में शिप रिसाइक्लिंग के मामले में हमारी दूसरी रैंक है, जिसे 2030 तक पहली पोजीशन पर लाने का गोल रखा गया है। यहां पर 2030 तक हमें कहां पहुंचना है, ये जो विजन हम आपको बता रहे हैं, ये सरकार का विजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हमने ये डेटा निकाला है। बीते महीने मुंबई के MMRDA मैदान में ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुई थी। इस समिट का ये तीसरा संस्करण था और इसमें विश्व की कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 को लॉन्च किया। ये ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है और इसके साथ ही 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का इनॉग्रेशन भी इस दौरान किया गया। ये 23,000 करोड़ समुद्र की समृद्धि के लिए लगाए गए, ये नीली क्रांति के लिए किए जाने वाला निवेश है। ये पैसा वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे पोर्ट बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाया जाएगा। इसी के जरिए सरकार की तरफ से पोर्ट्स के लिए इंस्टीट्यूशनल बदलाव, रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव बदलाव भी किए जाएंगे। सेफ, सस्टेनेबल और ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सब को पूरा करने के लिए बाकायदा एक मसौदा, एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है और इसे इनिशिएटिव प्लान कहा जा रहा है। इन इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने के लिए 3 पिलर प्रोग्राम भी बनाया गया है, यानी कि 3 स्तंभ। ये 3 पिलर कौन से हैं? पहला पोर्ट्स, दूसरा शिपिंग और तीसरा वाटरवेज। इन 3 पिलर को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 से ज्यादा इनिशिएटिव पर काम करना शुरू कर दिया है। पोर्ट्स के लिए वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। स्मार्ट पोर्ट्स बनाए जाएंगे। शिपिंग के लिए शिप बिल्डिंग, इनके मेंटेनेंस और रिसाइकलिंग में आत्मनिर्भर बनना होगा। शिपिंग पॉलिसी में रिफॉर्म किए जाएंगे। ओशियन, कोस्टल एंड आइलैंड क्रूज हब डेवलप किए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं जलमार्ग यानी कि वाटरवेज के लिए कार्गो मूवमेंट को प्रमोट किया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। कोस्टल इंटीग्रेशन पर भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही रिवर क्रूज टूरिज्म पर भी जोर दिया जाएगा। अब देखिए, ये तो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीली क्रांति को लेकर विजन। अब बात करते हैं इस विजन से भारत की आर्थिक तस्वीर कैसे बदलेगी। मोदी के मैरीटाइम विजन 2030 से 3 लाख से 3.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आएगा और यह ह्यूज है। 20 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ट्रेड की कॉस्ट में 23,000 से 27,000 करोड़ की कमी आएगी। विकास की ये तस्वीरें हमें भारत के मेजर पोर्ट्स पर देखने को मिलेंगी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में यह विकास देखने को मिलेगा और इन राज्यों में जो मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे कि कांडला, मुंबई, JNPT, मोरमुगांव, मैंगलोर, कोचीन, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई और टूटिकोरिन पोर्ट ब्लेयर। यहां पर ट्रेड में भी तेजी देखी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पोर्ट्स उस इलाके की अर्थव्यवस्था के एपिक सेंटर बन जाएंगे। अब उससे पहले कि आपके जहन में ये सवाल आए कि ये सब तो विजन की बात है, फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, इस पर भरोसा क्यों किया जाए? क्या गारंटी है कि जो कहा गया वो पूरा भी हो? ऐसे में हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का
2021 में मैरीटाइम समिट में दिए गए भाषण का एक अंश सुनना चाहिए, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि आने वाले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 जहाज बनाने वाले देशों में से एक बनने वाला है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये हुआ दावा। अब इस दावे का ट्रेलर आपको दिखाते हैं और इसको देखने के लिए सीधे केरल लिए चलते हैं। केरल में एक पोर्ट बनकर तैयार है। ये पोर्ट बनाया गया है विजिंजम में और इस पोर्ट की कुछ खास बातें उनको एक नजर के जरिए समझ लीजिए। विजिंजम पोर्ट से भारत का व्यापार तेजी से होगा। इस पोर्ट से भारत का एक्सपोर्ट जिस पर खर्च कम होगा और विजिंजम पोर्ट से भारत की कमाई भी बढ़ेगी। देखिए, भारत हर साल समुद्र के रास्ते $333 बिलियन का एक्सपोर्ट और $552 बिलियन का इंपोर्ट करता है। विजिंजम पोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर होने वाला खर्च कम होगा। एशिया में भारत भले ही हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत ने कभी अपने समुद्र का फायदा इतिहास में उठाने की तैयारी नहीं की थी। अभी इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर, यानी कि पश्चिम के देशों से सामान पूर्व के देशों तक लाने के लिए 3 मेजर ट्रांसशिपमेंट हब हैं। पहला है दुबई का जबेल अली पोर्ट, दूसरा है श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट और तीसरा है सिंगापुर पोर्ट। अब ये ट्रांजिट पोर्ट हब होते क्या हैं और इन ट्रांजिट पोर्ट हब के जरिए कितना और कैसे व्यापार होता है? तो ये वो जगह होती है जहां पर बड़े बड़े कार्गो शिप्स डॉक किए जाते हैं। इन बड़े कार्गो शिप्स को कहा जाता है अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप्स। अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप 1200 फीट से लंबे होते हैं और एक बार में 14,500 से ज्यादा कंटेनर्स अपने साथ ले जा सकते हैं। अब तक भारत में ऐसा एक भी पोर्ट नहीं था जो इन अल्ट्रा लार्ज कार्गो शिप को डॉक कर सके। भारत के पोर्ट इतने गहरे नहीं थे कि इतने बड़े जहाज पोर्ट तक पहुंच सके। इससे भारत को क्या नुकसान था वो बात हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एशिया के 3 बड़े ट्रांसशिपमेंट हब कितनी कमाई कर रहे हैं। दुबई के जाबेल अली पोर्ट ने साल 2022 में $163 बिलियन का री एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2021 में सिंगापुर ने $197 बिलियन का री एक्सपोर्ट किया था। री एक्सपोर्ट से इतनी कमाई और ये री एक्सपोर्ट होता क्या है ये भी आप समझिए। री एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक देश से किसी दूसरे देश के पोर्ट तक कंटेनर पहुंचे और फिर उस देश में एक छोटे शिप से कंटेनर को उतारकर दूसरे बड़े शिप पर लोड किया जाए और इसके बदले मोटी फीस वसूली गई। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत की किसी कंपनी को अपने 100 कंटेनर के सामान को जर्मनी भेजना है, तो पहले मुंबई में एक छोटे कंटेनर शिप पर लादकर सामान को दुबई के जबेल अली पोर्ट भेजा गया। फिर वहां से उस शिप में लदे कंटेनर उतारकर बड़े शिप पर लोड किए गए जो उस सामान को लेकर जर्मनी पहुंचा। इस व्यवस्था से भारत की कंपनी का मुनाफा कम हो जाता है और कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसे सामान जर्मनी पहुंचाने के लिए दुबई में एक्स्ट्रा फीस चुकानी पड़ी और सामान पहुंचने में देरी हुई सो अलग, जबकि दुबई को 100 कंटेनर की फीस मिली। अब एक सवाल यह हो सकता है कि सीधे छोटे शिप से ही सामान जर्मनी क्यों नहीं भेजा जा सकता? तो जवाब यह है, 4,000 कंटेनर वाले शिप के मुकाबले 10,000 कंटेनर या उससे ज्यादा लोड वाले शिप से सामान भेजना 30% तक सस्ता पड़ता है। भारत का 62% कार्गो
सिंगापुर, कोलंबो या फिर जबेल अली पोर्ट के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचता है। और सिर्फ एक्सपोर्ट के वक्त ही ऐसा नहीं होता, किसी दूसरे देश से सामान इंपोर्ट करते वक्त भी प्रोसेस यही है। मसलन ये कि भारत यदि चीन से कोई सामान मंगाता है तो बड़ा कार्गो शिप पहले कोलंबो पहुंचता है और फिर कोलंबो से छोटे कार्गो शिप पर लादकर सामान भारत पहुंचता है। और ट्रांसशिपमेंट हब को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों तरफ से फायदा होता है। भारत ने अब 7600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर केरल के विजिंजम पोर्ट को डेवलप किया है और इससे फायदा क्या होगा वो भी आसान शब्दों में आप समझिए। भारत का सामान किसी दूसरे देश के ट्रांसशिपमेंट हब के जरिए भेजने पर हर कंटेनर की फीस चुकानी पड़ती है और ये फीस $200 तक की होती है। इससे भारत को हर साल 200 से 220 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। भारत में बना ट्रांसशिपमेंट हब शुरुआती 5 साल में ही हर साल 1000 करोड़ रुपए तक बचा लेगा और विजिंजम पोर्ट के जरिए दूसरे देशों के कार्गो को शिप करके हर साल 300 करोड़ रुपए तक की कमाई भी होगी। और उससे भी बड़ी बात यह कि श्रीलंका से यदि हमारे रिश्ते खटास में पड़ते हैं तो हमारा व्यापार भी खतरे में पड़ता है। अब विजिंजम पोर्ट ने यह खतरा भी टाल दिया है और इसके साथ ही बदलते पोर्ट हमारी इकोनॉमी को कैसे बदल देते हैं उसे आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। भारत में शिवाकाशी में पटाखे बनाए जाते हैं और यह इंडस्ट्री 1000 करोड़ की है। भारत के पटाखों की पोलैंड और रूस में भी भारी डिमांड रहती है, लेकिन पटाखों को खतरनाक बताकर कोलंबो और जबेल अली पोर्ट पर मौजूद बड़े चीनी जहाज पटाखों को लेकर ही नहीं जाते, क्योंकि वो चीन में बने पटाखे एक्सपोर्ट करते हैं और चीन का पटाखा बाजार 45,000 करोड़ का है और शिवकाशी से छोटे शिप में पटाखे भेजने से कीमत भी बढ़ जाती है। अब विजिंजम पोर्ट के जरिए भारत अपने पटाखे एक्सपोर्ट कर सकेगा और यदि उसने वर्ल्ड के 15% बाजार पर भी कब्जा कर लिया तो भारत का पटाखा बाजार 2000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। अब आप जरा ये सोचिए कि ये महज एक पोर्ट की बात हमने की, एक पोर्ट को बदल देने से कितने आंकड़े बदल गए हैं, कितने लोगों की कमाई बदल गई है और तो और इस इलाके की तस्वीर भी बदल गई है। ऐसे में जब पीएम मोदी के विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 तक हम उस लक्ष्य को भी पालेंगे, तब हम कहां पर खड़े होंगे, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हम महाशक्ति यानी कि सुपर पावर बनने जा रहे हैं। धरती की बात हो, अंतरिक्ष की बात हो या फिर समुद्र की बात हो, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहराने के लिए तैयार है। भारत विकास के कई हाईवेज पर छलांग भरने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत के पास आधुनिक सोच के साथ साथ परंपरागत ज्ञान, विज्ञान और सदियों के अनुभव का खजाना भी है और यही है बदलते भारत की ब्लू इकोनॉमी की नई तस्वीर।